मित्रों, जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, यानी जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स और टेलीग्राफ में काम करते हुए पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाता भी था, तब मैं अक्सर उनसे एक बात साझा करता था कि लॉयर्स हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन क्राइम, डॉक्टर्स हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन डिजीजेस एंड जर्नलिस्ट्स हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। हालांकि मैं ये इसलिए नहीं कहता था कि इस सिद्धांत को माना जाए और कैरी फॉरवर्ड किया जाए। आज मैं इस बात से आज की इस वार्ता को इसलिए आरंभ कर रहा हूं क्योंकि पत्रकारिता के एक स्तंभ के ऊपर मैं अपनी बातें करने जा रहा हूं। स्वागत है आपका आज की इस वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और मैं बात करूंगा रजत शर्मा की। बहुत बड़ा नाम, अगर यूं कहें कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होकर के एक बहुत बड़े अंपायर को खड़ा करने वाले चुनिंदा नामों में से, यानी जो भारतीय पत्रकार हैं उनमें से एक नाम है रजत शर्मा का। और उनकी पत्रकारिता को मैं ऐसा डाइल्यूट भी नहीं करूंगा, बहुत अच्छी पत्रकारिता है। लेकिन रजत शर्मा को और बाकी जितने भी ये मीडिया वाले हैं उन्हीं की तरह एक बहुत गंभीर रोग लगा हुआ है। उसे हम कहते हैं गांधी सिंड्रोम, यानी एक्सेप्टेबिलिटी बाय ऑल एंड एब्यूजिंग आवर ओन। अपनों को गाली के कॉस्ट पे बाकी सबकी एक्सेप्टेबिलिटी। यही रोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बीते 10 सालों में लगी रही, जिसका परिणाम हुआ कि 400 का एम करके 240 पर अटक गए। ये रोग बहुत खतरनाक है। अभी हाल में रजत शर्मा ने कंगना रनौत को अपने प्रोग्राम पर बुलाया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप यू कैन आस्क कॉस्टिक क्वेश्चंस, पियर्सिंग क्वेश्चंस, अलार्मिंग क्वेश्चंस। नो डाउट आप पत्रकार हैं, आप हर तरह के प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता ही आपके लिए मजा है, यानी यू हैव योर वेस्टेड इंटरेस्ट इन इग्नोरेंस, और जानबूझ करके कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो समझ में आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी बातों को आरंभ करूं उसके पहले बता दूं कि रजत शर्मा ने कंगना रनौत को आपकी अदालत में बुलाया, कल की बात है, और उसमें जज के रूप में बुलाया। ठीक है, आप यू आर इंडिपेंडेंट, किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके कैसे व्यक्ति को बुलाया जिसका पूरा का पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट एंटी नेशनल है, यानी पवन वर्मा। खुलेआम कहता हूं, पहले ये जदयू में भी रहा है, तृणमूल कांग्रेस में भी रहा है, डिप्लोमैट भी रहा है, भूटान और साइप्रस में ये भारत का एम्बेसडर भी रहा है, किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, किताबें लिखना कोई ऐसी तोप चीज़ नहीं है कि कोई लिख नहीं सकता है। बस आपके पास पब्लिशर्स होने चाहिए और एक हाई फाई सर्कल में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेस होना चाहिए, यानी एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। इसको बुलाया। वो व्यक्ति, आज कंगना रनौत को हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है। इस संबंध में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी स्वयं कंगना रनौत को हाशिए पर रखना चाहती है क्योंकि बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी को कोई आसानी से स्वीकार नहीं कर लेता है। वैसे में आज हर, जिसे कहते हैं ना कि एवरी टॉम डिक्की हैरी हु पासेस बाय द रोड गिव्स एन अनसोलिसाइटेड एडवाइस टू हर, ठीक वही काम किया रजत शर्मा के शो पर पवन वर्मा ने। पहले आप उस वीडियो को सुन लीजिए जिसमें कि पवन वर्मा इनको क्या नसीहत दे रहा है। यानी आपकी अदालत में वो जज बन करके बैठने के बाद वो अपना जजमेंट सुना रहा है और कैसे वो अपने जजमेंट के माध्यम से कंगना को आड़े हाथों लेने का प्रयास कर रहा है, और अंत में एक पॉलिटिकल चुटकी भी ले रहा है। आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई, तुमने बीजेपी ज्वाइन करने के पहले हमसे या हमारे जैसे लोगों से पूछा क्या कि तुम किस पार्टी में जा रही हो, यानी किस दलदल में जा रही हो। पहले उस वीडियो को आप सुन लीजिए, फिर हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। फिल्मों के बारे में, उनकी नई फिल्म एजेंसी के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, और सबसे बड़ी बात फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनकी बेबाक बातों के बारे में। अब वक्त है अदालत में आज जज डिप्लोमेट पवन वर्मा के फैसले का। शब्द है, फ्रेज सेल्फ विक्टिमाइजेशन, यानी कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है और इससे आपको उभरने की जरूरत है। मैं आपको एक शेर में पेश करता हूं। खतावार कहते गुनाहगार,
खतावर समझेगी दुनिया मुझे, बस इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। मैं आपको दोषी या निर्दोषी करार करना नहीं चाहता, पर आपको कुछ हिदायत जरूर देना चाहिए। नहीं, पर आप पहले ये बताइए कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो बेसलेस होती है। मैंने हर एक स्टेटमेंट का बेस प्रेजेंट किया है। मैं उस पर आ रहा हूँ। वैसे जब जज साहब बोलते हैं तो इजाजत दीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मैं भी दुश्मनों की गिनती में। वो मुझे ज्यादा लग रहा है इनका, ये खुद बच के निकलना चाह रहे हैं, अपना पल्ला बचा के निकलना चाह रहे हैं। चलिए, मुझ पर भी आरोप है, उसको भी मैं स्वीकारता हूँ। एक और शेर याद आता है कि यूं दिखाता है। ये पहले से लेके आए हैं वर्डिक्ट, ये इन्होंने यहाँ नहीं बनाया है, ये पहले से लेके आए हैं। मैं जानता था कि आप मुझको भी नहीं बख्शेंगी, तो अब अगली बार आपने मुझे टोका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं ये कह रहा था आपसे, और ये बड़े, मैं किसी द्वेष से नहीं कर रहा। शेर ये था कि यूं दिखाता है आंखें मुझे बागबां। बागबां कहते हैं माली को जो बगीचे को रखवाली करता है। यूं दिखाता है आंखें मुझे बागबां, जैसे गुलशन पे कुछ हक हमारा नहीं। आपने माना तो कि बागवान है, बस वही बहुत है। इसलिए मेरी बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब MP हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि संतुलन हो, आपके शब्दों में संयम हो। आप पार्टी की भी एक प्रतिनिधित्व कर रही है। आप हमेशा पूर्ण तरह से ग्रसित न हो, और कभी कभी जैसे मिसाल दी अभी वकील साहब रजत ने, हल्की वाणी से बचे। ये मेरा आपको हिदायत है, मैं आपको दोषी करार नहीं करता। और अंत में मैं कहता हूँ आपसे कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो मैं यही कहूँगा, जज साहब आप तो हमारे दुश्मनों में मत आइए, ये तो बहुत बड़ी जाती हो जाएगी आपकी। ये ऑडियंस साक्षी है कि मैंने आपको निर्दोष करार नहीं किया। तभी मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि मैंने आपको दोषी भी करार। मैंने आपको अपनी समझ से आपकी ही बातों को सुनकर मैंने सिर्फ हिदायत दी, और वैसे निजी स्तर पर मैं आपकी देखा कि पवन वर्मा के सामने कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू टाइप की कोई एक्ट्रेस नहीं थी जो झेप जाती। उसने, जिसे कहते हैं ना, करारा जवाब दिया। रजत शर्मा की एक आदत है, जब रजत शर्मा के सामने कोई गांधीयन सेक्युलर आ जाएगा तो रजत शर्मा के लार टपकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कोई राष्ट्रवादी आएगा तो फिर उसके सामने वो सड़े गले किस्म के लोगों की प्रशंसा कर देता है। लेकिन रजत शर्मा इस बात को भूल जाता है कि भाई देखो, कंगना रनौत में फिल्मों में जाने के कारण ही हर व्यक्ति को आप नकार नहीं सकते हैं। वहाँ एक से अच्छे लोग रहे हैं। आप पुराने ज़माने के जब बड़े बड़े एक्टर्स को आप देखेंगे तो उनकी, ठीक है, वहाँ रहते हुए बहुत सारे पैंतरे करने पड़ते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जिनके विचार राष्ट्रीय थे, राजकुमार जिनका फेमस डायलॉग है जानी ऐसे वाला, नाना पाटेकर रिसेंटली, और बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत, ठीक है, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े फिगर हैं, लेकिन मैं ही इज़ अ वेरी बैलेंस्ड मैन। he seems to be secular and he still is toward secularism। लेकिन
मैं उनकी बातें कर रहा हूं, जैसे राजकुमार की बात। बहुत कम लोग जानते हैं कि ही वॉज ए हिंदू फ्रॉम विद इन। अनुपम खेर, वो बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। कंगना रनौत इज द लेटेस्ट एंट्री हु इज नॉट ओनली ए स्टॉन्च हिंदू नेशनलिस्ट बट शी इज वेरी वोकल, वेरी फ्रैंक। उसको आपने देखा अभी किस तरह से वो पवन वर्मा नसीहत दे रहा है, तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, तुम किस पार्टी में ज्वाइन करोगी, दुश्मनों से भी पूछ लो। लेकिन जब रजत शर्मा ने भी सड़े गले लोगों को लेकर के, ऐसे तो उस पूरे के पूरे आपकी अदालत में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, अब चूंकि मैं पूरा का पूरा इसमें दिखा नहीं सकता, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा पोर्शंस को, एक जैसे मैंने जजमेंट दिखाया, एक बीच का हिस्सा आपको दिखाता हूं, जहां कंगना के सामने वो दो तीन जिसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड के चिथड़ों के बारे में चर्चा करता है, तो फिर कंगना तो कंगना है, क्या जवाब देती है आप खुद ही सुन लीजिए। मंडी में मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जितना अमिताभ बच्चन को मिलता है उतना सम्मान मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। सर, मैंने कहा था कि इंडिया से मुझे उतना सम्मान मिलता है, इंडस्ट्री वाले और मुझे सम्मान देंगे? आप मतलब थोड़ा सोचो तो सही। आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए कि आज अगर भारतवर्ष किसी का दिल से इज्जत करता है, ठीक है, पैसे लोगों के पास जितने हो, हिट फिल्में जो भी है, लेकिन दिल से अगर कोई भारतवर्ष किसी की इज्जत करता है ना, तो कौन ऐसे एक्टर है? एक तो मिस्टर बच्चन और की इज्जत रहने ही नहीं देती। अब देखिए, आपने ये मुझे बहुत गलत इल्जाम है मुझ पे लग रहा है। मैं आपको सुनाता हूँ। आप मुंबई फिल्म वालों के बारे में क्या कहते हैं? आपने कहा बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड हैं, डम्ब हैं, और वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। सर नहीं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप उनके, आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल कहा, और मैं इस पे बिल्कुल अड़ी पूरे तरीके से। बॉलीवुड वाले, आपको क्या लगता है कि कोई शेक्सपियर की बात करते हैं, या कोई बड़े आर्ट या कल्चर की बात करते हैं, या वो प्रिजर्वेशन ऑफ फोक म्यूजिक या प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट या टेक्नीशियंस राइट टू लाइफ या किसी और तरीके की बात करते हैं? मुझे बताइए किस तरह की बातें वो करते हैं। अगर आप उन्हें मिले तो वो गॉसिप, किसका अफेयर किसके साथ, और या तो वो गॉसिप करते हैं, या तो मैंने ये वॉच खरीदी, मैंने ये कार खरीदी, या मैंने ये ट्रीटमेंट कराया फेस पे, जो भी है वो सब इस तरह की बातें होती है। अब उसे भी मुझे कसूरवार माना जाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने वहाँ 20 साल गुजारे हैं, और वहाँ पे अगर पार्टीज में जाकर और इस तरह की जो मैंने, हाँ मुझे पता है कि आप वहाँ पे जब जाते होंगे तो आपके साथ वो जाहिर सी बात है अलग बातें करेंगे, वो आपके साथ प्रोटीन शेक की थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ स्किन ट्रीटमेंट की बातें थोड़ी करेंगे। तो पता है क्या है, लेकिन लोग करते तो करें। आप करण जौहर को कहते हैं ये चाचा चौधरी हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप, ऐसा नहीं है कि मैं जब 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, ठीक है, 2014 तक तो मुझे किसी ने पूछा नहीं, तब मैं माँ बेचारी बड़ी टैलेंटेड है, इसका कुछ होता नहीं है, मैं सबसे बड़ी बेचारी थी। आप देख लीजिए, कभी आपने मेरा नाम सुना कि ये भाई कंगना एक खुराफाती है, ये है वो, नहीं सुना आपने। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म क्वीन आई तो मैं अनप्रोफेशनल, मैं वो धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सब मुझे कॉर्नर करने लगे। फिर जब तन्नू वेड्स मन्नू आई और जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद केसेस, साइको, खून पीती है, स्टॉकर है, इसको जेल में डालो, इसको ये अचानक से 10 साल बाद एक इंसान इतनी कैसे हो गया, वो साइको चुड़ैल विच बन गया वो। तो आप खुद सोचिए, तो इसका मतलब जब ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी नहीं चैन से रहने देती। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्टंट चेजर कह दीजिए। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद। आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे महान से महान हस्तियां हो ये, और खुद भी हंस रहे हैं। उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी। अरे मेरे घर आ गया था।
रजत शर्मा के लिए ऐसे ही लोग आदर्श हैं, करण जौहर, रणवीर सिंह इत्यादि, क्योंकि ये सेक्युलर है, ये गांधीयन सेक्युलर है, यानी इसके लार टपकते हैं। लेकिन जब किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति से इसका पाला पड़ता है तो उसका पहला अप्रोच होता है कि लेट मी ह्यूमिलिएट हिम। आपको याद होगा 2023 के शुरुआती महीनों में, मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के समय, जब बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, देश में काफ़ी उनका नाम हो रहा था, और विशेष करके जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत शुरू कर दी और हिंदू राष्ट्र के लिए वो अपनी मुखरता से इस पूरे देश में तहलका मचाने लगे, तब अगर सबसे अधिक किसी की जलने लगी, फटने लगी, तो रजत शर्मा था। वो फिर ठीक है, बुलाता है उनको, बहुत अच्छी बात है। जब कोई बहुत ही पॉपुलर होता है तो आप आपकी अदालत में बुलाएंगे, क्योंकि आपको टीआरपी भी चाहिए और आपको ये भी दिखाना है कि यू आर रियली सेक्युलर। आप सबको बुलाते हैं, लेकिन आपकी जो मंशा है वो मंशा सामने आ जाती है। वो कैसे आती है? वो आती है आपके प्रश्नों से, आपके पूछने के तरीके से। देखिए, वो उस लंबे आपकी अदालत वाले इंटरव्यू में भी रजत शर्मा ने वही किया था, जैसे पवन वर्मा को बुला लिया था कंगना रनौत के इंटरव्यू में जज बना करके, वैसे ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आपकी अदालत में इसने विनोद अग्निहोत्री नाम के एक व्यक्ति को, जो पत्रकार है, लेकिन वो कैसा पत्रकार है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। उसकी नज़र में वो भी सेक्युलर है। पहला तो वो सेक्युलर है, जो भी सेक्युलर होता है वो देश के पक्ष में नहीं हो सकता है, सीधी बात है। क्योंकि वे लोग, जो मैंने शुरू में कहा आपको कि जर्नलिस्ट्स हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन इग्नोरेंस, यानी, और देखिए कंगना ने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कैसे कहते हैं कि, अभी ये जो अगला वीडियो में दिखाऊंगा उसमें, कि जो रावण का समर्थक है और रावण के जो अत्याचार या उसके जो अवगुण है उसको आंखें बंद करके देखता है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है, पहले उसका डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, जो हिंदुओं को गाली दे, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को दुनिया में शांति फैलाने वाला माने, डर के मारे इस्लामियों और क्रिश्चियनों से फटने की वजह से पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा करते, इस्लाम के बारे में अगर सच्चाई पता भी चल जाए तो चुपचाप आंख बंद कर ले। इसी को कहते हैं सही व अत्याचारी। यही होता है सेक्युलर। गांधी भी यही था। शुरू में, अगर मैं गांधी की चर्चा मैं यहाँ पे जानबूझ के ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गांधी जब अफ्रीका गया था और अफ्रीका में रहते हुए और फिर भारत में आने के बाद, जब उसने क्रिश्चियनों के साथ अपने जो एनकाउंटर्स की चर्चा अपने जीवनी में और साथ साथ बाकी जगहों पर लिखी है, उसमें उसने बहुत ही, एक तरह से कह लें, एक वर्ड है, ऑनेस्टली उसने डिस्कशन किया उन लोगों से। लेकिन इस्लामियों के सामने उसकी इतनी फटती थी कि इस्लामियों के बारे में पहला तो सच्चाई अगर जानता भी होगा तो जिंदगी भर कभी नहीं बोला। उसने कभी नहीं बोला, इशारों इशारों में केवल उनके जो जिहाद को सिर्फ महिमा मंडित किया उसने। लेकिन रजत शर्मा जैसे पत्रकार अपना एक गोल बना करके रहते हैं, जिसमें पवन वर्मा भी हों, वो विनोद अग्निहोत्री भी हों। अगर कंगना रनौत का इंटरव्यू करना था तो किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को क्यों नहीं बुलाया आपने? किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया जो बैलेंस तरीके से बोल सकता था? पवन वर्मा को बुलाया जो नसीहत दे रहा है, सहमित रहिए, ढंग से बोलिए, हल्की बातें हैं। देश में कहीं पर अन्याय हो रहा है, बॉलीवुड में कचरा फैला हुआ है जिसके बारे में कंगना ने कहा, उसके बारे में अगर आप खुल करके बोल रहे हैं, दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि जिसे तुम अपना आइडियल मानते हो, बॉलीवुड के लोगों को अपना हीरो, अपना आदर्श मानते हो, उनका जीवन कितना खोखला है, ड्रग में फंसे हुए लोग हैं, जीवन में ना तो कहीं चैन है, ना कहीं खुशी है और ना कहीं कुछ भी देने के लिए है, बस फिल्मों की कहानियों के माध्यम से थोड़ी अदाकारी करके जो मनोरंजन करते हो, मनोरंजन भी कितना खोखला है। इन्हीं बातों को केंद्रित करके जिन जिन बातों को कंगना ने कहा, उसे खोखली बातें कहे। और रिसेंटली क्यों बुलाया गया? क्योंकि कंगना का जो करियर ग्राफ है वो इतनी जल्दी, और इस पूरा अगर आपकी अदालत आप देखेंगे तो उसमें रजत शर्मा ने भी पूछा कि कंगना, आपको सलमान खान ने फिल्मों का ऑफर दिया बजरंगी भाईजान में काम करने के लिए, आमिर खान ने दिया, शाहरुख खान ने ऑफर दिया, अक्षय कुमार तक ने दिया, लेकिन आपने सबको क्यों ठुकरा दिया? तो कंगना ने कहा कि एक समय जब मैं काम ढूंढ रही थी तब मुझे किसी ने काम नहीं दिया, और जब मेरी एक
मुकाम पे मैं पहुंच गई, विशेष करके 2014 में क्वीन के रिलीज होने के बाद, तनु वेट्स मन्नू के बाद, तब हर लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर मेरा भी तो करियर है, मैं क्यों वो दो टकिए फिल्म में जाऊं जहां पर जो 95% जो स्पेस है वो शाहरुख, सलमान और क्या नाम है आमिर ले ले, और थोड़ा सा स्पेस हीरोइन के लिए दे दे, अक्षय कुमार मेजोरिटी और पोर्शन ले जाए, थोड़ा सा हीरोइन के लिए ले ले। तो ऐसे में मैंने अपना स्पेस खुद बनाया, और उसने कौन सा स्पेस बनाया है उसका एग्जाम्पल अभी तो खैर सेंसर में फंस गया, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन वो इमरजेंसी नाम की फिल्म है, अभी सेंसर में फंसा हुआ, वो आएगी तो पता चल जाएगा। जयललिता के ऊपर उसकी जो फिल्म है उसमें उसने दिखा दिया कि मैं क्या हूं। उसने मणिकर्णिका में दिखा दिया कि कंगना रनौत में एक्टिंग का कौन सा तेवर है। पहले की बाकी जो बॉलीवुड वाली मसाला फिल्में हो तो है ही हैं। ऐसे में अगर रजत शर्मा उन कचरों की बात पर उसे कहता हो कि आप हल्के बयान देते हैं, रणवीर सिंह को ऐसे कहते हैं, करण जौहर को वैसे कहते हैं, और पवन वर्मा को भी चिढ़ हो जाती है कि क्यों इमरजेंसी बनाई और क्यों किसान आंदोलन के विषय में ऐसी वैसी बातें की, तो इनको ये हल्की बातें लगती हैं। लेकिन जवाब देने वाला अगर कोई कंगना रनौत की तरह हो तो बोलती बंद हो जाती है, वही बोलती बंद किया। लेकिन जब कोई सौम्य व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति आपके शो में आता है तो फिर आप गंदी गंदी गाली देने से नहीं रुकते। मैं आपको भी रिमाइंड करा दूं कि 2023 के मार्च अप्रैल महीने में जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का आपकी अदालत में इंटरव्यू हुआ, तो रजत शर्मा के जो बोल थे ना, वो इतने गंदे बोल थे, उसके एक से एक बहुत पूरा, मैं सिर्फ एक उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहा हूं, उसको आप देख लेंगे तो आप समझ लेंगे कि वो बेसिकली उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। आप सुन लीजिए कि उसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से वो कैसे बात कर रहा है और कैसे फिर शास्त्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत, और लेते भी है। लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवाओं को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो। आप सोच रहे कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता। इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा, हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ लाख लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, हम ये मजाक में नहीं कहते। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है वो अगर नजदीक रहे, गुरु की निशानी अगर नजदीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नजदीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो चार चांद लगाता है। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश करें। कितना कमा लेते हैं रजत शर्मा? जकात वालों से पूछो कि उनकी जो संस्थाएं हैं वो कितना कमा लेती हैं। जो सिख लंगर लगाते हैं उनसे पूछो कि वो कितना कमा लेते हैं।
यहाँ पर कमाई की बात हो रही है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल्स बना रहा है, हजारों लोगों, हजारों गरीबों की सहायता कर रहा है, जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं, उनकी घर वापसी करा रहा है, वो कितना कमा लेता है। और फिर भी तंज पे तंज, तंज पे तंज, यही है पहचान। नाम है रजत शर्मा, ऑब्वियस है आप कौन है। नाम है विनोद अग्निहोत्री, ऑब्वियस है आप कौन है। बोल कैसे हैं? गांधी के। अपनों को गाली और दूसरों की तरफ खामोशी। किसी भी मौलाना को बुला करके कमाई की बात करके दिखा दो, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को बुला करके कमाई की बात कर दो, इस्लाम के ज़कात पे प्रश्न लगा दो, सिखों के लंगर पर प्रश्न लगा दो, कितना कमा लेते हो, कितना खा लेते हो, तब समझ में आएगा। और शब्दों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। शब्दों का चयन, आप एक किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, कितना कमा लेते हैं, वो कमाई करने के लिए है। एक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए जो चाहिए वो बहुत ही सीमित है। वहाँ तो लाखों और करोड़ों की जो लोग अपनी भावनाओं से दे रहे हैं, वो हिंदू समाज की सेवा के लिए, सनातन की सेवा के लिए दे रहे हैं। उसमें आप कितना कमा लेते हैं, इस तरह के शब्द, और फिर शब्द पे शब्द और एक के बाद एक उनको अपमानित करने की बातें। लेकिन वे तो सहमित है, वो कह रहे हैं ठीक है भाई, इशारों में कह दिया। फिर उसके बाद उनको ये कहना एक तरफ, और फिर एक बात ये भी कहना कि आपसे अधिक, ये कहने की क्या जरूरत है कि आपसे अधिक जनता अध्यात्म को समझती है। ये बात सही भी हो तो ये कहने का आशय क्या है कि एक आचार्य को आप अपने यहाँ स्टूडियो में बुला करके आप उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। यानी गेस्ट को आप बुला रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में हर व्यक्ति अध्यात्म के विषय में जानता है। आपके कहने का अंदाज निराला है। आप हंसी मजाक में कहते हैं कि मैंने रावण को फ़ोन लगाया, मेरी गधा में वाईफाई है, लेकिन उसको उस तरह से ना कह करके अपमानित करने के लहजे में कहना कि आपसे अधिक यहाँ की जनता अध्यात्म को समझती है। समझती होगी, जरूर समझती होगी, लेकिन ये कहने का कोई तरीका होता है। विशेष करके जब किसी धाम विशेष, किसी मंदिर, किसी मठ विशेष के व्यक्ति को आप अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो आम जनता सड़कों पर चल रही है वो अध्यात्म बहुत जानती है और धीरेन्द्र शास्त्री उससे कम जानते हैं। और ठीक अगले प्रश्न में जब धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि मेरा एक अलग तरीका है, लोगों से नए अंदाज में बात करने का तरीका है, तो फिर आप एक उसी जनता को मूर्ख बताते हुए कहते हैं कि अंधों के आगे आप आईना बेच रहे हैं। यही है खोखली पत्रकारिता। यही कहते हैं कि योर वेस्टेड इंटरेस्ट लाइज इन योर इग्नोरेंस। और वो कैसा इग्नोरेंस है? ओढ़ा हुआ ही नहीं है, अब वो आदत बन चुकी है इन लोगों की। और आदत इतनी गंदी बन चुकी है कि जब थोड़ा बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं लोग, तो आप देखिए कि मैं जैसे पवन वर्मा ने कंगना रनौत के लिए कहा था, ठीक उसी तरह की भाषा का प्रयोग विनोद अग्निहोत्री कर रहा है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ। पहले सुन लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, रजत शर्मा सिर्फ कमाई की बात नहीं करता है, सिर्फ ये नहीं कहता है कि आपसे अधिक जनता अध्यात्म जानती है, सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप अंधों के बीच में आईना बेच रहे, वो भी कहता है कि आप छोटी उम्र के हैं और जो रईस होते हैं, नवाब होते हैं, उन नवाबों की ठाठ कुछ और होती है। आपने सुना, आपकी शोहरत नई नहीं है, मतलब नए हैं आप, ज़्यादा उछल रहे हैं। यही तरीका है किसी को स्टूडियो में बुला करके बात कहने का, और फिर एक ऐसे जज को बुलाना जो कैसी बात कर रहा है उसको आप स्वयं आकलन। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। आपका लहजा बता रहा है ये शोहरत नई नहीं है। धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमने उनसे पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में, उनके धमकी भरे बयानों के बारे में, उनके स्टंट्स के बारे में, और उनको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मिसलीडिंग वीडियोस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज जज विनोद अग्निहोत्री के पास। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम
बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम शांति सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक है। शास्त्रीय युवा है इसलिए उनमें जोश स्वाभाविक है, परंतु जोश के साथ साथ होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम, करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी। आशा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के इन्हीं शाश्वत मूल्यों के साथ भारतीय संत परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैंने एक आईना दिखाया, एक वानगी दिखाई कि देखिए ये हैं देश के दिग्गज पत्रकार जिनके बारे में छवि होती है कि राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। ये विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आए हुए हैं रजत शर्मा, लेकिन हरकतें कितनी ओछी हैं। हिंदू परंपरा से एक वैसे आचार्य को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो सैकड़ों घर वापसी कराने की बात करते हैं, जो लोग अपने दुर्दिन में छल छलावे के दुष्चक्र में फंस करके कभी मुसलमान बन गए, कभी क्रिश्चियन बन गए, उनके घर वापसी की बात करते हैं, वैसे लोगों को घर ला करके उन्हें सही जगह दिखाते हैं। उस व्यक्ति को अपमानित करना कितना कमा लेते हैं। आपकी शोहरत बड़ी नई नहीं है, आपसे अधिक अध्यात्म तो जनता जानती है। आपको बचना चाहिए सनातन की सेवा कर। इनकी सनातन की सेवा जो होती है ना, उस गांधी की तरह होती है जो मंदिरों में तो जा करके अल्लाह अकबर का नाम ले, लेकिन मुसलमानों के पीछे जा करके बिना नहीं दिखने वाले दुम को इतनी तेजी से हिलाना कि मुसलमानों को दिख जाता है कि दुम हिल रहा है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुम हिलता है। ये वही लोग हैं। सनातन के विषय में संयमित रहे, ऐसा वो एक नसीहत देने वाला विनोद अग्निहोत्री हो जाता है। पवन वर्मा कंगना रनौत को बोलता है हल्की बातें ना करें, किसान आंदोलन में रेप हुआ, मर्डर हुआ, तमाम तरह से देश को तोड़ने की साजिश हुई, हल्की बात है। किसानों के वेश में छद्म खालिस्तानी देशद्रोही बैठे थे, उनके खिलाफ बोलना हल्की बात हो गई। बॉलीवुड को आईना दिखाना हल्की बात हो गई। आप हल्की बात ना करें। तो कंगना ने कहा कि ये तो आपने पहले से रिकॉर्ड करके लिख करके लाया हुआ है, ये अभी का आपका जजमेंट नहीं है। मैं जब सारी बातें कह रही हूँ, रजत शर्मा की यही आदत है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। जब रजत शर्मा व्हेन ही रिमिनिंसेस अबाउट आपकी अदालत, तो वो उन लोगों को बड़े मतलब हाई फाई स्फीयर में रख करके बात करता है जो लोग बॉलीवुड में विशेषकर खान नामधारी लोग हैं, चाहे वो दिलीप कुमार यूसुफ खान हो या फिर ये वर्तमान के जितने खान हो, या फिर वे लोग जो सेक्युलर ब्रांड वाले लोग हो, इवन पॉलिटिशियंस भी वैसे हो। उनको दिखाने के लिए कुछ तीखी बातें की जाती हैं, लेकिन उनके नब्ज को ये कभी नहीं पकड़ता है। और नब्ज तो ये कंगना रनौत की भी नहीं पकड़ता है और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की भी नहीं पकड़ता, ये तो उन्हें अपमानित करता है। एक वानगी मैंने आपको दिखाई है, और चूंकि ये वीडियो संभवतः बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप स्वयं देखिए, स्वयं जज कीजिए। और मैं बखूबी जानता हूँ आप रजत शर्मा को पहचान रहे होंगे, इसीलिए मैंने विद द हेल्प ऑफ ए कपल ऑफ क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, आई जस्ट ट्राई टू शो यू हाउ कनिंग, हाउ एंटी नेशनल, हाउ deceptive these people are who are masquerading as impartial, democratic, secular journalists. In fact, they are really secular but belonging to a particular brand of secularism which was started, propagated and launched by Gandhi Nehru clan. Anyway, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।